सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसद मसारति सत देवमनुसान बुद्धो भगवती सवाखातो भगवता धम्मो सांदेठिको अकालिको यहि पसिको वपनायिको पचत वेदितव्यो वियुहिति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिद चत्तारि पुरुषयुगानि आठ पुरुषपुगल ऐसा भगवतो सावक संघो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुयं खेत लोकसाति। भवतु सर्वमंगल रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वते भवन्तु ते भवतु सर्वमंगल रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वते भवन्तु ते भवतु सर्वमंगल रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा स्वते भवन्तु तेति। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विधिवत शुरुआत करते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे वीसी सर डॉक्टर जी.के. थपलियाल जी को कि सर आप पहली बार हमारे डिपार्टमेंट में आए हैं, आपका आशीष हमें ज़रूर चाहिए होगा और इस विषय पर आपके विमर्श भी हम जानना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स, मुझे बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे आज इस गोष्ठी में सम्मिलित होने का मौका मिला। उसके लिए मैं अपना आप को बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आज का दिन जो कि भारत राष्ट्रीय सेवा आयोजन NSS एवं भारत तिब्बत सहयोग के तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में किया जा रहा है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे वक्ता इसके बारे में बोलेंगे जो अब मंच पे विराजमान हैं। मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक बात दोहराना चाहूँगा कि दैट ह्यूमन राइट्स, why we should know the human rights and why we should protect the human rights. Being the human being, we have our own rights. And our constitutions, the international gives us this rights that we should protect our rights. And what are those rights that everybody should know? And शायद गोष्ठी में इसका के बारे में डिस्कशन भी होगा। मैं इसी तत्वाधान में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था और अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक
भाषण सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमने चाइना में जो अभी विंटर गेम्स हो रहे हैं उसको हम बहिष्कार कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। और उसका बहिष्कार इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि चाइना ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, और वो ह्यूमन राइट्स का सबसे ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है तिब्बत में। उस संदर्भ में जो ये गोष्ठी होगी उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस गोष्ठी के द्वारा हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आएगा कि वर्ल्ड ओवर में ये ह्यूमन राइट्स बहुत कुछ लिखा जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हमारे सामने भी होता रहता है, हमारे आसपास भी होता है, लेकिन हम चुप रहते हैं। हमारे पड़ोस में होता रहता है, हमारी माताओं और बहनों पे अत्याचार होते हैं, हमारे और कई गरीब लोगों पे अत्याचार होते हैं, मज़दूरों पे बहुत अत्याचार होते हैं, बहुत तरह के हैं। मैं अपनी लाइफ में देख चुका हूँ कि सारी लिस्ट बनी होती हैं, मज़दूरों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन मज़दूर काम पे आते हैं और किस तरह से उनको वेतन दिया जाता है, बच्चों के साथ में किस तरह से व्यवहार होता है, बच्चों को किस तरह से छोटे छोटे कामों में लगा दिया जाता है, उनको एजुकेशन से वंचित किया जाता है। तो ये बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं जो आप समाज में देखते हैं और आपको देखने पड़ते हैं दिन में। तो मेरा ये मानना है कि इस गोष्ठी के माध्यम से आप सेंसिटिव हो जाएं इनके बारे में, और अपनी तरफ से अपने लेवल पे काम करना शुरू करें ह्यूमन राइट्स के बारे में। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होना ज़रूरी है, या आपको उस पर्टिकुलर उसमें होना चाहिए कि ये ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हैं, इनका काम ही ये है। ह्यूमन राइट्स का काम है हम अपने लेवल पे जहाँ हों, जिस जगह हों, हम अपना आँखें, नाक, आप कान बिल्कुल खुले रखें, और जहाँ भी वायलेशन हो रहा हो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं और उसको ना होने दें। ये हमारा इस गोष्ठी से हमारा ये संदेश जाना चाहिए कि हमें इसके बारे में सचेत रहना है, और जहाँ कहीं भी हमारे समाज में हमारे चारों तरफ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है हम ज़रूर आवाज़ उठाएं। थैंक यू वेरी मच इन्हीं शब्दों के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गोष्ठी आपस में एक बहुत सक्सेसफुल होगी और हमारे बच्चों को इससे बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी बुद्धिस्ट विभाग से और साथ ही धर्मगुरु के तौर पर हमारे बीच उपस्थित भदंत चंद्र कीर्ति जी को कि वो इस विषय पर अपने विचार रखें धर्मगुरु के उससे। आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय वाइस चांसलर सर, इस कार्यक्रम को जिन्होंने संयुक्त रूप से यहाँ पर आयोजित किया, गणेश शंकर विद्यार्थी शुभारती पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग माननीय डॉक्टर करण सिंह जी, एवं जो अतिथि हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और शुभारती विश्वविद्यालय के अन्य अलग अलग विभागों से यहाँ पर व्याख्याता और सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि आज का जो विषय यहाँ पर लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और तिब्बत, चूँकि मैं इस बात को सबसे पहले कहना चाहूँगा कि तथागत गौतम बुद्ध ने ये बात कही थी, जो कि मैं उस प्रतिनिधित्व को मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसलिए मैं उस बातों को कहना चाहूँगा क्योंकि जो बुराइयाँ दुनिया में पनप रही है वह कहीं ना कहीं इस मतभेद को लेकर पनप रही है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, कोई मानता है कि मैं सबसे छोटा हूँ, और यहीं से मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन यदि हम लोगों ने इस बात को जाना कि हम सभी लोग मनुष्य हैं, जब ये भावना हमारे मन में आ जाती है तो जो विरोधात्मक भावना है वह कहीं ना कहीं दूर होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए किसी ने मुझे मारा, किसी ने मुझे हराया, किसी ने मुझे लूट लिया, किसी ने मुझे बर्बाद किया, जब ये भावना हम अपने मन में लाते हैं तो हमारे मन में वैर निर्माण होते रहता है। लेकिन जैसे ही हम इस मनुष्य होने के नाते यदि ये भावना रखते हैं कि मुझे किसी ने मारा, मुझे किसी ने हराया, किसी ने लूट लिया, जब हम ये भावना नहीं रखते तो वैर धीरे धीरे हमारा समाप्त होते रहता है। और इसीलिए दुनिया में जितने भी अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं वह एकमात्र इस कारण से हैं कि हम किसी को हराना चाहते हैं, कोई जीतना चाहता है, किसी पर अधिकार करना चाहता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये समस्या पनप रही है। और इसलिए 1948 में ये बात सामने आई
कि संसार में अलग अलग देशों में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग अन्य अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये निर्णय लिया और 1948 को ये भावना लाई गई और सभी देश में ये बताया गया कि अब से जो अन्याय अत्याचार पनप रहे हैं उसको दूर करने का एक उपाय है। इसलिए उन्होंने 1948 से मानवाधिकार दिवस की शुरुआत की, जो कि 10 दिसंबर का वह दिन था। और इसलिए हम सब लोग इस अवसर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि जो आज यहाँ पर जो विषय लिया गया है तिब्बत को लेकर, तो आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे ऐसे शरणार्थी हैं, आज भी तिब्बत के लोग हमारे देश में रह रहे हैं। आपने देखा दलाई लामा जी इस इशू को बहुत लंबे समय तक उन्होंने इस इशू को सामने लाया और भारत की सरकार ने उनको शरणार्थी के रूप में भारत में उन्होंने स्थान भी दिया। इसलिए मैं उस समय की या जो भी सरकारें रही होगी उस समय में जिन्होंने दलाई लामा जी या तिब्बत के लोगों को भारत में शरणार्थी के रूप में उन्होंने स्थान दिया है, तो मैं उनका धन्यवाद अदा भी करना चाहूँगा। और एक सबसे बड़ा इशू हमें पूरे दुनिया भर में स्पेशली तिब्बत को लेकर यहाँ पर रखा गया है। तो हम जो मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते हमें ये विश्वास होना चाहिए कि इस संसार में सभी लोग एक जैसे ही हैं। रंग रूप से अलग हो सकते हैं, धर्म से अलग हो सकते हैं, जाति से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे भावना ये आनी चाहिए कि हम सब लोग एक ही जैसे हैं, कोई अलग नहीं है, मनुष्य हैं। और मनुष्य के जितने भी अधिकार हैं वो अधिकार मिलते रहना चाहिए, उनकी सुरक्षा होते रहनी चाहिए। इसलिए जहाँ जहाँ पर भी ये बातें आती है, यानी समस्या उत्पन्न होती है, तो हमारे मन में उनके प्रति एक मैत्री की भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि दूसरों पर अन्याय अत्याचार हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, या अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हो, उन पर यदि इस तरह की तकलीफें निर्माण हो रही होगी तो कम से कम हमने उनके खिलाफ में अधिकार को ध्यान में रखते हुए, संविधान की बात को ध्यान में रखते हुए हमने उनके समर्थन में आना चाहिए। ये आपने देखा हो कि ये बाउंड्री बनाई गई है, लेकिन इंसानियत के नाम पर संसार में कोई बाउंड्री नहीं है। आपने देखा भारत हमारा देश है, अलग देश भी है, लेकिन ये धरती पर आपने देखा हो कि जल है, समुद्र हैं, नदियां हैं, तालाब है, पर्वत है, न जाने कितनी सारी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें तो आपने देखा हो कि कोई डिवीज़न नहीं है। इवन आपने देखा होगा पशु पक्षियों में भी आपको कोई डिवीज़न दिखाई नहीं देता। यानी आपने कभी ये नहीं देखा हो कि कोई पशु ने या पक्षी ने कोई युद्ध किया होगा, लेकिन आपको युद्ध करते हुए या इंसान के पर अन्याय अत्याचार हो रहा है वो सिर्फ इंसान ही कर रहा है। तो इन समस्या को दूर करने का काम भी कौन कर सकता है? इंसान ही कर सकता है। और इसीलिए हम सब मानव है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कम से कम हमारे अंदर की जो इंसानियत है वो बाहर आना ज़रूरी है। इसलिए ऐसे समय में दुनिया भर में चाहे वो किसी भी देश के लोग हो, चाहे वो भारत के लोग हो, यदि यहाँ पर अन्याय अत्याचार हो रहा होगा तो उनकी सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और इसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा मनुष्य को एजुकेट किया जाता है। वो एजुकेट इसलिए किया जाता है कि हमारे अंदर में जो अज्ञान है उस अज्ञान को हम दूर कर सके और उस अज्ञान को दूर करने के बाद में हमारे अंदर की इंसानियत जागी जा सके, ताकि हम पूरे दुनिया में जहाँ पर भी लोग रहते हैं उनकी किसी भी प्रकार की समस्या ना आ सके और अपनी वो तरक्की कर सकें। और ये हमने पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए आपने देखा भारत का एक ये जो समय है, हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों का दिल बड़ा है और इसलिए कई देश के लोग यहाँ पर आकर महसूस करते कि यहाँ पर सुरक्षा है और यही चीज़ें हमारी बननी चाहिए। इसलिए मानवता के नाते हमें पूरी तरह से अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने उस मानसिकता की चीज़ों को आज विकास की तरफ में लेकर जाना है। यानी जो छोटी छोटी मानसिकता हैं जिसके कारण मनुष्य छोटा बना रहता है, जब हम अपनी मानसिकता को बड़ा बना देते हैं, यानी जैसे आपने देखा होगा आज के समय में ये बात कही जाती है कि एक तो नैरो माइंडेड लोग हैं संसार में और एक ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। यानी ब्रॉड माइंडेड लोगों का मतलब है कि उनकी जो मानसिकता है वो काफ़ी विकास कर गई है और इसलिए उनके मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाई देता। लेकिन जिनकी सोच छोटी होती है, जिनका मन छोटा होता है, वे लोग इस तरह से अपने व्यवहार में उन चीज़ों को लाते रहते हैं। इसलिए मैं इस मौके पर, जो कि संगोष्ठी का बड़ा अच्छा विषय यहाँ पर लिया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अंतिमतः हम अपने मन को बड़ा बनाएं। जितना हम बड़ा बनाएंगे उतना ज़्यादा हमारी आंतरिक और बाहरी प्रगति भी होना संभव हो सकेगा। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो बात कही थी, सब्बे सत्ता सुखी हुंतु, कि संसार के जितने लोग हैं वो सभी सुखी हो, निरोगी हो, उनका कल्याण हो सके और सभी समस्या से उनकी मुक्ति हो सके। इस अवसर पर मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया गया। इतनी ही बात कहते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जैसे कि बताया है कि हमें अपनी मानसिकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। वैसे भारतीयों का दिल बहुत बड़ा होता है, वो सभी की मदद भी करते हैं, लेकिन अब कुछ परिवर्तन लोगों में देखने के लिए मिल रहा है, तो वो परिवर्तन हमें अपने बीच नहीं लाना है और अपनी मानसिकता को हमें बढ़ाना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस के डीन व एनएसएस कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर नीरज करण सिंह सर को कि वो अपने शब्द इस विषय पर हमारे समक्ष रखें और साथ ही विषय प्रवर्तन भी हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय पर आने से पहले मैं हृदय की समस्त गहराइयों से मेजर जनरल डॉक्टर थपलियाल साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे संकाय में, हमारे विभाग में आप पहली बार आए हैं। मैं समस्त विद्यार्थियों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। हमारे बीच में लेखनी और विचार के मर्मज्ञ, विभिन्न समाचार पत्रों को, विभिन्न विचारों को पोषित करने वाले, पुष्पित करने वाले एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं। और जब पत्रकारों की बात आती है, जब गणेशशंकर विद्यार्थी जी के नाम से स्थापित इस विभाग की बात आती है, तो बहुत विद्वान पत्रकारों का सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आज वही दिन है कि हमारे बीच में अवनीश त्यागी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच। मैं बहुत बहुत नमन करते हुए आपको अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक अग्रज बंधु के रूप में जिनका मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त हुआ है, हमारे विभिन्न विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में आपका सानिध्य प्राप्त हमेशा होता रहा है। ऐसे समाजधर्मी, समाज सेवक, संस्कृतिकर्मी, महानगर संघ चालक भाई विनोद जी हमारे बीच में उपस्थित, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए संदीप जी का सानिध्य एक बड़े मित्र, बड़े भाई के रूप में हमेशा मिलता रहा है। और जब वैचारिक योद्धाओं की बात होती है तो आपका और हमारा ये संयुक्त रूप से प्रयास रहता है कि ऐसे विषयों पर, ऐसे महान नेतृत्वकर्ताओं के बारे में बातचीत हो जिनको इतिहास ने किसी न किसी रूप में भुला दिया है। आज का ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और जब मानवाधिकार की दिवस की बात होती है तो आज भी एक बहुत बड़ा तबका, एक बड़ा देश मानवाधिकार के लिए तरस रहा है। तो उस विमर्श को आपके सहयोग के साथ में आज स्थापित कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करते हुए, भदंत चंद्र कीर्ति जी को नमन करते हुए कि आपका सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ है। ये दिन बहुत अहम है और राष्ट्रीय सेवा योजना के नज़रिए से मैं थोड़ा सा इतिहास पर आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में हर साल ये जो आज का दिन है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनिएगा, पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की थी। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा वर्ष 10 दिसंबर 1950 में की गई। मानवाधिकार दिवस मनाने का मकसद लोगों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, सजग करने, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार उन सबको प्रतिपादित हो सके, इस दृष्टिकोण से किया गया। लेकिन जब भारत में या संसार में एक ऐसे देश की बात आती है जो पूरे विश्व का छत कहा गया है, तिब्बत विश्व के छत, इस रूप से जिसको संज्ञा दी गई, आज उसके मानवाधिकार की बात कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय सेवा योजना सुभारती विश्वविद्यालय ने यह बीड़ा उठाया कि जो निर्वासित हो चुके हैं, वो तिब्बत जो हमारा अभिन्न अंग था, वो तिब्बत जिसके कारण हम सुरक्षित थे, आज तमाम सुरक्षा आप सियाचिन से लेकर उसके बाद में ताइवान तक देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश तक देख लीजिए, जितना ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है, इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि तिब्बत हमारा छोटा भाई नहीं रहा, जिस पर आधिपत्य जो है वो जनवादी सरकार का, चीन का हो गया। वो चीन जो एक दीवार तक सीमित था, वो चीन जिसकी अपनी एक दीवार हुआ करती थी, हमने और आपने सभी ने इतिहास में पढ़ा है चीन की दीवार। क्या चीन
या कोई भी देश या कोई भी परिवार मान लीजिए अपनी सीमाओं से बाहर किसी पड़ोस के देश में भी एंटर कर सकता है क्या? क्या उसका परिसीमन और बाहर हो सकता है क्या? जब एक देश की सीमाएं दीवार के भीतर है तो वो बाहर कैसे आ सकता है? उसने अतिक्रमण किया, विभिन्न नेताओं ने सहयोग दिया। वो इतिहास जिसको अलग अलग रूप से पढ़ाया गया, मैंने भी पढ़ा कि देश की आज़ादी जो है वो चरखे ने की है। मैंने भी पढ़ा कि बहुत मुगल जो है वो ग्रेट रहे हैं। मैंने भी पढ़ा कि बहुत सारा इतिहास जिनको स्थान नहीं मिला, जिसको आज हम बात करेंगे, हम अपने विश्वविद्यालय के अंदर अलग अलग नाम इतिहास में कहाँ पढ़ाए गए। कहाँ धन सिंह कोतवाल जी का नाम था, कहाँ चापेकर बंधु जी का नाम था, कहाँ जो है गणेश शंकर विद्यार्थी को पढ़ाया गया कि वो आधुनिक पत्रकारिता के जनक थे, कहाँ गोप बंधु थे, कहाँ खारबेल थे। ये वो नाम हैं जो इतिहास में पुस्तकों पे नहीं पढ़ाए गए। आज हम अपने विश्वविद्यालय में इस परिपाटी पर हैं कि उन इतिहास के पन्नों को कुरेदा जाए, उन इतिहासकारों को समझा जाए, उन इतिहासकारों के साथ जो वामी सोच का इतिहास है उसको दूर करके हम अपने उस इतिहास की तरफ बढ़ सकें जो सही में हम सब का इतिहास था, जो वस्तुनिष्ठ इतिहास था। इसलिए भाई साहब माफ़ी चाहूँगा, है ना, सुन लीजिए 2 मिनट के लिए, क्योंकि 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा सिर्फ। 21 अक्टूबर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आज़ादी का दिवस, मतलब 21 अक्टूबर 1943 को देश की आज़ादी की घोषणा की गई। लेकिन हमें पढ़ाया गया 15 अगस्त को हुआ। आप अगर संग्रहालय में जाकर देखेंगे तो उस दिन समाचार पत्रों ने क्या लिखा है, इसकी प्रतियां लगी हुई हैं संग्रहालय में, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के संग्रहालय में। 15 अगस्त पर किस तरह समाचार पत्रों ने हेडिंग लगाई है। कोई ड्यूल नेशनैलिटी की बात कर रहा था, कोई समाचार पत्र, कोई कह रहा था कि आज़ाद हो गया देश। लेकिन सही में 21 अक्टूबर 1943 का वो दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से देश की आज़ादी की घोषणा की। जब हमारा विधान था, जब हमारा संविधान था, जब हमारा गान था, जब हमारी करेंसी थी, हमारा वोट, हमारे न्यायालय था, हमारा बैंक था, ठीक, हमारी कार्य प्रणाली थी, हमारी मंत्रालय था, वो सब दिन थे। लेकिन इतिहास में कब पढ़ाया गया? ऐसे ही जब हम समावेशी संस्कृति की बात करते हैं, जब समावेशी संस्कृति की बात करते हैं तो जितनी समावेशी संसार की संस्कृतियां हैं वो प्रभावित रही हैं, आक्रांताओं से प्रभावित रही हैं, आसपास के वामी सोच के लोगों से प्रभावित रही हैं। तो जब तिब्बत की बात आती है तो तिब्बत हमारा अभिन्न अंग, जो राष्ट्र के गौरव का अंग था, वो आज निर्वासित है। उसके मानवाधिकार पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए आज के दिन पर राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स आप सभी बैठे हैं, इस पर विमर्श करने की इसलिए आवश्यकता है कि क्योंकि एक प्रस्ताव 14 नवंबर 1962 को दिया गया संसद में। लगभग संसद भी भूल गई, सांसद भी भूल गए। वो प्रस्ताव क्या था, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, आप जरा उन शब्दों से जुड़िएगा। संसद द्वारा पारित इस प्रस्ताव के अनुसार इस संसद को इस बात का गहरा दुख है, ये संसद बोल रही है, भारतीय संसद 1962 में 14 नवंबर को, इस संसद को इस बात का गहरा दुख है कि चीन की जनवादी सरकार ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहारों की उपेक्षा करके दोनों देशों के बीच पारस्परिक स्वाधीनता, तटस्थता और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर एवं सह अस्तित्व की भावना के समझौते को न मानकर पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, संसद कह रही है। इसके बाद चीन ने अपनी विशाल सेना को लेकर पूरी तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण किया। 1962 के युद्ध से आप सभी वाकिफ हैं। यह संसद हमारी नेताओं, सेनाओं के जवानों और अधिकारियों के शौर्यपूर्ण मुकाबले की सराहना करती है, जिन्होंने हमारी सीमाओं की रक्षा की। सीमा सुरक्षा ने अपने प्राणों की बलि देने के साथ साथ वीरगति प्राप्त कर शहीदों को हम श्रद्धांजलि देते हैं और मातृभूमि की रक्षा के लिए दी गई कुर्बानी के लिए नतमस्तक होते हैं। यह संसद भारतीय जनता के सक्रिय सहयोग की प्रशंसा करती है, जिससे भारत पर चीनी आक्रमण ने उत्पन्न संकट तथा आपात स्थिति में भी बड़े धैर्य के साथ काम किया। संसद हर वर्ग के लोगों के उत्साह और सहयोग की प्रशंसा करती है, जिन्होंने आपातकालीन स्थितियों का डटकर मुकाबला किया। भारत की स्वाधीनता की रक्षा के लिए लोगों में एक बार फिर स्वतंत्रता, एकता और त्याग की ज्वाला फूटी। विदेशी आक्रमण के प्रतिरोध में हमारे संघर्ष के क्षणों में जिन मित्र राष्ट्रों की सहायता हमें प्राप्त हुई, उनकी इन नैतिकता और सहानुभूतिपूर्ण संवेदनाओं के प्रति संसद अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। संसद आशा और विश्वास के साथ प्रतिज्ञा करती है कि भारत की पवित्र भूमि से हम
आक्रमणकारियों को खदेड़ कर ही दम लेंगे। इस कार्य में हमें चाहे कितना समय क्यों न लगाना पड़े, इसका कितना भी मूल्य चुकाना पड़े, हम चुकाने को तैयार हैं। ये 14 नवंबर 1962 को संसद ने पारित किया था। ध्वनि मत से ये विमर्श हुआ। उसके बाद भी आज भी वो निर्वाचित सरकार हिंदुस्तान के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से चल रही है, निर्वासित है। एक व्यक्ति को घर से निकाल दीजिए, एक व्यक्ति को गांव से निकाल दीजिए, समाज से बहिष्कृत कर दीजिए, वो किस तरह का जीवन जिएगा? जरा उसके मानवाधिकार के बारे में सोचिए। हम सब आज इस पर विमर्श करने के लिए इसलिए बैठे हैं ताकि इतिहास के पन्नों को हम पलट सकें और देख सकें कि आखिर इतिहास क्या था। हम उन मानवाधिकारों के लिए सजग हो सकें जो सही में मानवाधिकार की बात करते हैं। मतलब अगर बात सही में मानवाधिकार की बात हो तो इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है, और विचारशील जो व्यक्ति हैं उनका दुर्भाग्य रहा है कि जब सही में मानवाधिकार की बात होनी चाहिए तो हम हट जाते हैं और कुछ ऐसे मुद्दों पर मानवाधिकार की बात करते हैं जो सही में मानवाधिकार के नहीं। सेना के ऊपर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, मेजर जनरल साहब हमारे बीच में हैं, उनके ऊपर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। वहां पर मानवाधिकार की बात अवश्य वो एक्टिविस्ट करते हैं। एक्टिविज्म राष्ट्र की चेतना के साथ होना चाहिए, एक्टिविज्म मानव की चेतना के साथ में होना चाहिए, एक्टिविज्म उन लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए जिन्हें सही में अधिकार की आवश्यकता है। और हमारा विश्वविद्यालय, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा इस मंच से कि जब हमने मानव के अधिकार से ऊपर उठकर दायित्व की बात की है, तब मानव के अधिकार का संवर्धन हुआ है, बढ़ावा हुआ है। हम सब, हमारे विश्वविद्यालय की ये चेतना है, हम सबकी ये विमर्श है, हम सब ये इस बात पर विश्वास करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस की बात करेंगे भारतीय विश्वविद्यालय की, तो दायित्व पहले और अधिकार बाद में। जब हमने दायित्व निर्वहन किया है, जब हमने अपने राष्ट्र के दायित्व का निर्वहन किया है, जब हमने मानव होने के दायित्व का निर्वहन किया, किसी का अधिकार छीन नहीं सकता, किसी का अधिकार छीन नहीं सकता। पत्रकारिता के विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, स्वयंसेवक यहाँ बैठे हैं जो समाज के निर्माण में, समाज के भागीदारी में अपनी अहम भूमिका अदा करने के लिए जा रहे हैं। सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं, वे सभी विद्यार्थी सुने, ताकि हम लोग राष्ट्र के निर्माण में, अपने समाज के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा कर सकें। मेरा और लिखना, पढ़ना, वो कहीं ना कहीं केंद्र में हमारे राष्ट्र हो, वो अधिकार हों जिनको अधिकार की आवश्यकता है, वे लोग हों जिनको अधिकार की सही में आवश्यकता है। आज के इस दिन पर इसलिए ये विमर्श रखा गया कि हम उस तिब्बत जो निर्वासित है, जो अपने घर से बाहर निकाल दिया गया है, उनके मानवाधिकार पर विमर्श हो। इसलिए भदंत चिंतन कीर्ति जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। इसलिए हमारे बीच में अमनीश त्यागी जी भी हैं जो इस पर विमर्श करेंगे। थपलियाल साहब का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। विनोद जी भाई साहब का इसमें और सानिध्य प्राप्त होगा। संदीप जी हमारे इसमें बीच भी विमर्श में शामिल हैं। विभिन्न पूरे दिन भर का ये परिचर्चा रहेगी। इसलिए इस विषय पर बात करना आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर अहम मानते हैं हम, और तिब्बत के विचार पर हम लोग आगे बढ़ें, उस पर विमर्श करें और बौद्धिक योद्धा बनकर हम इस पर लिखे पढ़ें और इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसी राष्ट्रीय सेवा योजना के इस सारस्वत अनुष्ठान के साथ में जो हमें भी कहा गया था कि आज के इस दिन को एक संगोष्ठी के रूप में मनाया जाए, जहां सरकार सजग है तो हम भी सजग हैं। जहां लखनऊ से हमें ये संदेश प्राप्त हुआ कि आज का ये दिन जरूर मनाया जाना है, तो हम शासन के साथ भी हैं, प्रशासन के साथ भी हैं, राष्ट्र के साथ भी हैं और मानव के साथ भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्री अवनीश त्यागी जी को, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और आपने विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों को पुष्पित एवं पल्लवित किया है और आप लेखनी के महारथी हैं। मैं चाहूँगी कि ज़ोरदार तालियों के साथ उनका यहाँ स्वागत किया जाए। ओके। आदरणीय मंच और सम्मानित श्रोता, मेरा बता दिया कि मैं लेखनी का रहा हूँ, तो बोलने से मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा, लिखता पढ़ता रहा और जून तक मैं रहा पत्रकार, अब मैं प्रवक्ता। तिब्बत के बारे में और मानवाधिकार के बारे में कुछ बातें सबसे पहले हुई हैं। आदरणीय सब बता चुके हैं, तथ्यों को दे चुके हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं कुछ बातें आपसे बताऊं कि तिब्बत करीब 70 साल से भोग रहा है अपने निर्वासन को, और दलाई लामा जी से बतौर पत्रकार में 2-3 बार मिला, उनसे मुझे बात करने का सौभाग्य मिला है।
उस महामानव के संघर्ष को मैं देखता हूँ तो नतमस्तक होता हूँ कि किस तरह से दूर रह के अपने देश से और देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कम से कम 30 लाख लोग इस जंग में शहीद हो चुके हैं। एक कम्युनिस्ट सरकार जो जनवादी होने का नारा करती है, वहाँ कत्लेआम करती है और देश को कब्जा ले रही है, और उस देश के नागरिक बाहर रह के अपनी देश की मांग कर रहे हैं। ये भारत देश ही है जो उन्हें अपने यहाँ शरण दिए हुए है और अपनी उनकी मदद कर रहा है, और उनकी लड़ाई लड़ने में उनकी जैसी भी मदद कर रहा है। जैसी सरकारें रही वैसी मदद होती रही। हमारे यहाँ उनका बाज़ार लगता है, लोग जाते हैं, उनसे खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, उनका जीवन यापन हो रहा है उसकी इस तरह से, पर वो लोग लड़ रहे हैं। मानव अधिकारों की बातें कागज़ों में, कहने में, सुनने में, गोष्ठियों में आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार मनाया भी जाता है, पर तिब्बत में क्या हो रहा है ये महाशक्तियों को नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मानवाधिकारों की धज्जियाँ उड़ रही हैं, ये कहीं नज़र नहीं आता। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है, कहीं नज़र नहीं आता। पर एक हिंदुस्तान और भारतीय देश, हम भारतवासी ऐसे हैं जो मानव अधिकारों की नहीं, मानव कल्याण की बातें हजारों हजार साल से करते रहे। हमारे नस नस में बसा है, हमारी रग रग में बसा है मानव अधिकार। केवल मानव कल्याण ही नहीं, जीव कल्याण भी, जीव जंतुओं की भी करना, वनस्पति का कल्याण भी करना हमारे अंदर। तो असली मानवाधिकारवादी तो हम ही हैं। अब बात सिर्फ यही है, मैं बहुत ज़्यादा भाषण नहीं करूँगा क्योंकि बहुत समय हो चुका है, करीब 11 बजे से बच्चे बैठे हैं, देर से कार्यक्रम शुरू हुआ है। मैं कहूँगा कि जब मजबूत सरकारें होती हैं, जहाँ मजबूत लोग होते हैं, वहीं मानव अधिकार सुरक्षित रहता है। अगर कल्याणकारी उनकी भावना हो, पिछले 2014 से देखो जिस तरह से देश में एक नई सरकार आई है, तो जो दुष्ट अड़ोसी पड़ोसी थे, वो जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते थे, उन्हें जवाब मिलने लगा। चीन भी अब आंख उठा के नहीं देखता है। पाकिस्तान ने पुलवामा किया तो उसके घर में जवाब दिया, अब वो नहीं हो रहा है। महाकवि दिनकर ने कहा है कि क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके कंठ करल हो। और हमारी स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए, हम निसहाय असहाय बने हुए मानव अधिकारों की बात करते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, कहते रहें कि यार बचाओ बचाओ। जब हम मजबूत होंगे तो मानव अधिकारों को घोषित करेंगे और मानव कर्तव्यों को भी करेंगे। सौभाग्य हमारा कि हमारे पास ऐसा बढ़िया शानदार नेतृत्व है जिसके पास मानव अधिकारों की चिंता है, और वो यहीं नहीं लड़ रहा है, दूर दूर तक लड़ रहा है। बाहर जा रहे हैं तब भी लड़ रहे हैं। विदेश कोरोना काल में ऐसे देशों को जिनको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी, दवाइयाँ पहुँचाई, उनकी मदद करी। चीन अब हमला नहीं कर रहा है। तिब्बत की आज़ादी भी ऐसे नेतृत्व के हाथ में ही संभव है कि वही लड़ाई करेगा। तो हम सबका इस मानवाधिकार दिवस में यही संकल्प हमें लेना चाहिए, और यही हमें सोचना चाहिए कि ऐसी सरकारें, ऐसे लोग सत्ता में बने रहें और जो मानवाधिकारों को हमारे के ही नहीं सुरक्षा रखें, अपने देश की सुरक्षा ना रखें, पड़ोसियों की भी रखें। तो आपको मैं मानवाधिकार कल्याण दिवस पे ही संकल्प लेने की कामना करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं आपसे संपर्क में रहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा, और आपसे उम्मीद भी करूँगा कि मानवाधिकारों के लिए सशक्त सरकार, सशक्त मन और सशक्त इरादे बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा संक्षिप्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से आज के विषय पर अपने विचार रखे और साथ ही हमें आशीर्वाद भी दिया कि समय समय पर आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम में अब मैं आगे बुलाना चाहूँगी मेरठ प्रांत के महानगर संघ चालक श्री विनोद भारती जी को। आप एक प्रतिष्ठित समाज सेवी, संस्कृति कर्मी हैं और आपने कोरोना काल में सोसाइटी के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। आज के इस दिन पर जब हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मना रहे हैं तो आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। सर, जोरदार तालियों के बीच आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राष्ट्रीय सेवा आयोजन एवं भारतीय विकास सहयोग मंच मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में आज जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और तिब्बत विशेष विषय है,
इसके संदर्भ में आज जो मंचासीन अपने बंधु हैं, अपने श्रद्धेय वीसी साहब, मेजर जनरल थपलियाल जी और हमारे पुराने सखा मित्र श्रीमान अवनीश त्यागी जी। अवनीश जी, आपको ध्यान होगा एक बार आपके रूम कमरा ही कहूँगा, छोटा सा कमरा हुआ करता था आपका। हम लोग एक कार्यक्रम से आ रहे थे, हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव कार्यक्रम से आ रहे थे। तो मैंने कहा था अरे तो छत्रपति शिवाजी लग रहे हैं बिल्कुल, आप दाढ़ी बढ़ाया करते थे। तो हम मजाक मजाक में इन्हें जब कोई चर्चा आती थी तो छत्रपति शिवाजी की संज्ञा ही इनको दिया करते थे। और अपने गागर में सागर भरने वाले नीरज जी, डॉक्टर संदीप जी और धर्मगुरु श्रीमंत चंद्र कीर्ति जी, अपने विजय जी जो मुजफ्फरनगर से आए हैं, रेणु बहन जी मुजफ्फरनगर से आई हैं, डॉक्टर वर्षा जी, और इस विशाल कक्ष में आए अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थी एवं बहनें। वास्तव में अगर हम देखें तो तिब्बत जो है हमारे संपर्क में ईसा से 127 वर्ष पूर्व वहाँ के राजा के माध्यम से आया और इतनी निकटता बढ़ गई कि सारा सांस्कृतिक लेन देन और एक प्रकार से गुरु शिष्य का नाता आपस में हो गया। लेकिन वो संबंध हमारे ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे चलते रहे। और जहाँ तक हमारे देश का विषय है, हमारे भारतवर्ष का विषय है, तो हमारी क्योंकि इतनी पराकाष्ठा हो चुकी थी हमारी मानवीय दृष्टिकोण की कि लोगों ने उसको सहज ही समझ लिया। और कई सारे हिस्से 1876 में अफ़गानिस्तान गया, 1904 में नेपाल गया, 1937 में अपना श्रीलंका गया, 1939 में अपना बर्मा गया, 47 में देश का विभाजन हुआ जिसमें लगभग 20 लाख हिंदुओं की हत्याएं कर दी गई। और उसके बाद 48 में 1 लाख एकड़ भूमि पाकिस्तान ने काबिलियाई सेना के रूप में कब्जा ली, जो कि इस समय POK कहलाता है। और 61 के आसपास, वो तो चीन का चल ही रहा था, चीन ने 5125 वर्ग मील भूमि कब्जा ली, क्योंकि हमारे सहिष्णुता की पराकाष्ठा हो गई थी। यही मानवीय दृष्टिकोण लिए हुए हमारा एक दर्शन था। तो इस नाते इसलिए हम परतंत्र भी हो गए कि एक छोटा सा ईस्ट इंडिया कंपनी, छोटी सी, वो हमारे व्यापार करना आई थी। और हमारी सहिष्णुता, या मैं कहूँगा हमारी बेवकूफ़ी कहूँगा मैं तो, उसके कारण से हमारे ऊपर उन्होंने राज्य किया। उससे पहले मुगलों ने तो बहुत ही क्रूरता के साथ हमारे पर राज्य स्थापित किया, जबकि हमारे यहाँ मानवीय दृष्टिकोण था। देखिए कैसा अपने यहाँ हिंदुत्व के अंदर मानवीय दृष्टिकोण है कि पहली रोटी अगर बन रही है तो किसी पशु पक्षी के लिए बन रही है। चींटियों में हम आटा डालते रहते हैं कि भी हमारे साथ साथ चींटी यानी कि पशु पक्षी भी जिएँ। ये हमारा दृष्टिकोण, हमारा मानव दृष्टिकोण ही नहीं, हमारा तो पूरे विश्व को लेकर, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधैव को एक कुटुंब की तरह मानना, सर्वभौम सुखिना, सारे ही लोग सुखी रहें, जी और जीने दो। ये भाव हमारे हिंदुत्व का रहा है। लेकिन अन्य लोग क्या भाव रहा है, जैसे चीन का और अन्य देशों का रहा है कि कब्जा लो, प्रसारवादी दृष्टिकोण। हमारा जो दृष्टिकोण रहा है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण रहा है। हमारा दृष्टिकोण रहा है जब बौद्धिक दृष्टिकोण रहा है, हम बौद्धिकता का प्रसार करें, और उन्होंने भौतिकता का प्रसार किया। जितना भी हो सके लूट लो। और अंग्रेजों के बारे में तो कहा ही जाता है कि डिवाइड एंड रूल। तो कहने का भाव ये है कि ये जो समय चला, बीच में हमारे एक ऐसा काल भी आया कि स्वतंत्रता के नाम में गांधी जी आ गए, और गांधी जी को बात ध्यान आ रही थी कि भी कोई अगर आपके गाल पर एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। क्यों कर दें, जब तक उसको मार के 6 नहीं मारेंगे, उसको हम 1 के 6 चाटे नहीं मारेंगे, सीखने का नहीं है वो। भय भी न होता प्रीत,
कोई भी समाज, कोई भी परिवार, वो तभी संसार में जाना माना जाएगा जब उसकी शक्ति होगी, शक्ति और भक्ति दोनों होंगी। तो वो हमारे यहाँ रहा है। हिंदू वास्तव में कई बार लगता है कि हमारा जो ये विचार है, एक हिंदू विचार है, ये धर्म नहीं, एक विचार है। तो जब तक हम लोग शक्तिशाली नहीं होंगे, बहन नहीं अपना पैदा करेंगे, तो ये चीज़ होती चली जाएंगी। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से एक ऐसा नेतृत्व भी आ गया है और हम लोग कालांतर में परिवर्तन हुए, हम लोग मतलब परतंत्र हुए, गुलाम हुए और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही। लेकिन लगता यह है और सच्चाई भी है कि हिंदू जो है वो पराजित तो हो सकता, पराभूत नहीं हो सकता, क्योंकि इसका निरंतर चिंतन प्रवाह है। एक बार मार्क पुले जो कि वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, उनसे चर्चा चल रही थी। उन्होंने एक बुक लिखी है, नो फुल स्टॉप, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है उन्होंने, कि जिस भी विचार का गंगा की तरह निरंतर चिंतन प्रवाह रहेगा, वो विचार कहीं नहीं जाने वाला। एक वो कुएं में नहीं रहने वाला, उसका तो समुद्र की तरह अथाह चिंतन है। तो इसलिए समय के हिसाब से कई बार कमियां रहती हैं और हम लोगों के अंदर कमियां भी आती हैं, उसको निरंतर हम लोग दूर करते रहें और मानवीय दृष्टिकोण अपने साथ रखें। अभी मैं यूएस जाना हुआ, तो वहाँ पर हमारी आरएसएस की शाखा चल रही थी यूएस में। तो वहाँ भी मेरे जाना, उस दिन दुर्भाग्य से हम लोग पाकिस्तान से मैच हार चुके थे, तो संख्या भी बहुत कम हो गई थी। तो जब, क्योंकि मुझे बोलना, जो बाहर का व्यक्ति ज़्यादा कुछ बोलता है, बातचीत करता है, तो मेरे से उन्होंने बातचीत करने के लिए कहा। तो मैंने, आप लोग चुप क्यों हैं? कहने सर हम पाकिस्तान से हार गए। हम चाहे नेपाल से हार जाएँ, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना चाहिए। मैंने इसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह लेके चलिए, ऐसे कुछ नहीं, हार जीत चलती रहती है, होता ही है, आगे लिए तैयारी करनी चाहिए हम लोगों को। लेकिन मैंने पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग NRIs हैं, कितने लोग जो यहाँ के रहने वाले, कैसी क्या स्थिति है? तो एक 22-23 वर्षीय लड़का था, वो खड़ा हो गया, बहुत अच्छी हिंदी थी उसकी। तो मैंने, आप लोग यहाँ के रेजिडेंट हैं या कहाँ के हैं? कहने सर हम तो यहीं पैदा हुआ हैं, यहीं के हैं। मैंने, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। कहने सर हमारे माता पिता जो है ना वो गुजरात के हैं और अक्सर हमारा खूब आना जाना रहता है और हिंदी तो हमारी मातृभाषा रही है। तो लेकिन सर आप ये बताइए, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान और या हिंदुस्तान और अमेरिका का मैच चल रहा हो, तो हमें किसे फेवर करना चाहिए? हिंदुस्तान को फेवर करना चाहिए या अमेरिका को? मैंने, देखिए आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ आपने जन्म लिया है, तो आपको निश्चित रूप से अमेरिका को ही फेवर करना चाहिए, क्योंकि जिस देश का आप अन्न जल पानी ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, तो उस देश को यहाँ पर आपको फेवर करना चाहिए। लेकिन अपना हिंदुत्व मत भूलना। कहले सर मैंने, हिंदुत्व ही तो है, हिंदुत्व सिखाता है, हिंदुत्व मानवीय दृष्टिकोण लिए हुए हिंदू सिखाता कि विश्व का कल्याण हो, प्राणी में सद्भावना हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हिंदुत्व तो कहता है जीवन जीवन, हिंदुत्व कहता है कि सर्वभूत सुखिनः, और कोई भी विचार इस तरह की बात नहीं करता। हमारा विचार बहुत विचारवान है, हमारा जो विचार है बहुत अच्छा विचार है, सबको समाहित करने वाला विचार है, और वास्तव में मानवीय दृष्टिकोण ले हुए अगर कोई विचार है तो ये हिंदुत्व का ही विचार है। मैं हिंदू की बात नहीं, हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बात तुम सबको बहुत अच्छी लगी। तो इस तरह से आज इस स्थान पे जो हम लोग आए हैं, हमें सबको मानवीय दृष्टिकोण लेके चलना चाहिए, और धीरे धीरे वो स्थिति निर्माण हो रही है कि इसी मानवीय दृष्टिकोण को लेके जो हमारा विचार जा रहा है वही विश्व के अंदर विचार जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज, हर देश का एक विशिष्ट शैली होती है। वो विशिष्ट शैली जो हिंदुत्व के अंदर है, जो मानवीय दृष्टिकोण लिए हुए है। तो आज विश्व को दिशा देने की दिशा में हमारा देश आता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारी भारत माता एक दिन विश्व माता बनेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। उसका कारण ये नहीं कि हमारी भारत माता अगर विश्व माता बनेगी, या हम इस बात को कहते हैं कि भी हमारा भारत जो है सब पर छा जाए। हमारे पीछे क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण है, इसलिए हम चाहते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण पूरे विश्व के अंदर फैले, मानवता की बातें हों और जीवन देने का भाव हो। तो ये भाव लेके ही
हम सब लोग आगे चलें। और इतना ही विषय लेके मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। मानवाधिकार दिवस और तिब्बत के विषय पर आयोजित की गई, जिसके आयोजन में भारत तिब्बत सहयोग मंच मेरठ प्रांत, उसी के साथ साथ सुभारती विश्वविद्यालय से NSS इकाई और पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, तीनों के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम सभी ने बहुत ही अच्छे और सार गर्भित विषयों के ऊपर हमारे वक्ताओं ने आज विचार रखे। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। जैसे भारत तिब्बत की बात हो रही है, भारत तिब्बत सहयोग मंच बहुत दिनों से इसके ऊपर कार्य लगातार कर रहा है। जैसा अभी अवनीश भाई साहब ने भी बोला कि लगभग 70 साल से एक पूरी देश को कब्जा लिया और वो सरकार हमारे भारतवर्ष से धर्मशाला से चल रही है। तो आज ये एक बहुत ही सही समय था कि हम जहां अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की बात कर रहे हैं, वहीं पर एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह के लोग जिनको पिछले लगभग 60-70 साल से उनके अधिकार नहीं मिल रहे, उसके ऊपर हमने चर्चा की। सुभारती विश्वविद्यालय लगातार इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यमों से करता रहता है। आज के युवा की बात करता हूँ तो मैं भारत देश युवाओं का देश है। सबसे ज़्यादा युवा अगर कहीं जाने जाते हैं तो 60% से ज़्यादा युवा भारत देश में ही जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। युवाओं को लगातार जागरूक करने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा विभाग है जहाँ पर पत्रकारिता विभाग, जहाँ पर कलम से लिखकर या अपने उद्गारों को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से समाज के बीच रखकर हम बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आज की इस संगोष्ठी में हमारे बीच हमारे माननीय कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। सर के बहुत ही बहुमूल्य और कीमती समय में से हमें समय मिला और सर ने जो सबसे पहले बात कही कि हमें अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। मानव अधिकार दिवस मनाने का विषय यही है कि हमारे पास जो अधिकार है उन्हें हम जानें और अपने समाज को बताएं। तो सर के इस वक्तव्य के लिए, सर के बहुमूल्य समय के लिए और हमारे कार्यक्रम में लगातार बने रहने के लिए, जिसका हमें आगे भी लगातार आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अवनीश त्यागी जी भाई साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिन्होंने पहले ही कहा कि कलम तो बराबर चलती ही रहनी चाहिए, और बहुत छोटे से वक्तव्य में उन्होंने अपनी सारगर्भित बातें रखी और हम लोगों को भारत तिब्बत सहयोग मंच, तिब्बत का विषय और उसी के साथ साथ मानवाधिकार के विषय के ऊपर हम सब लोगों को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला सुभारती विश्वविद्यालय के लिए। सुभारती विश्वविद्यालय के लगातार कार्यक्रमों में हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई विनोद भारती जी भाई साहब, जो कभी भी किसी भी कार्यक्रम में, सुभारती के कार्यक्रम में सदैव उपलब्ध हो जाते हैं और एक छोटे से निवेदन पर उनकी हाँ हमें मिल जाती है कि ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही भारत तिब्बत सहयोग मंच और तिब्बत विषय के साथ साथ ही जो हमारे चंद्रकीर्ति जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना वक्तव्य इस विषय के ऊपर रखा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस भव्य कार्यक्रम को करने के लिए, संगोष्ठी को करने के लिए, एक इनिशिएटिव को लेने के लिए डीन आर्ट एंड सोशल साइंस और विभाग अध्यक्ष जनसंचार पत्रकारिता विभाग और इस सुभारती विश्वविद्यालय के NSS के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर नीरज जी, जो मेरे भाई की तरह हैं और मैं सदा साथ मिलता ही हूँ कहीं ना कहीं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बहुत अच्छे संचालन को करने के लिए जो दायित्व प्रीति मैडम ने लिया, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को संचालित किया, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मुजफ्फरनगर ज़िले से पूरी टीम, जो भारत तिब्बत सहयोग मंच की, एक हमारे कर्मठ युवा महामंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, विजय जी उपस्थित हुए हैं, उनका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत तिब्बत सहयोग मंच मेरठ प्रांत की मंत्री रेणुका बहन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट से हमारे पास
जो भी सदस्यगण उपस्थित हुए उन सभी का धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो एनएसएस से हैं, जो पत्रकारिता विभाग से हैं, और जो भी हमारे अतिथि हैं, उन सभी का मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।